गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग सिलेबस डिस्कशन पे चर्चा करेंगे। लास्ट टाइम पे दो वीडियोज़ में हमने मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रॉबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और हम लोगों ने देखा कि क्रेड के संदर्भ में कौन से क्वेश्चंस इसके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ वी विल आल्सो डिस्कस इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ द सेम सिलेबस मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज थी उसके बारे में देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेशनल मूवमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, तो इसमें चर्चा करें। पहला है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के क्या कारण हैं। दूसरा है रिवोल्ट ऑफ 1857, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1857 की क्रांति में कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 की क्रांति के परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अगला है ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स, आपके जनजाति और किसान आंदोलन है। अब जनजाति और किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की कोई ऐसी संभावना नहीं है। इसमें अगला है आइडियोलॉजीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना और उससे जुड़े हुए विचार। और यह आ सकता है सेफ्टी वाल्व थ्योरी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सेफ्टी वाल्व थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। ये आपको 75 शब्द में भी आ सकता है, अदरवाइज 150 शब्द में भी आ सकता है। और आ सकता है कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी जो आपके हैं विचार हैं, तो उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट थियोरी ऑफ कांग्रेस, उनका विकास कैसे हुआ, उनके योगदान क्या थे, फ्रीडम मूवमेंट में उनका क्या योगदान रहा। हाँ, तो उनके रेलेवेंस को लेकर भी आ सकता है क्वेश्चन। अगला आपका है स्वदेशी मूवमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ, जिस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में मनाया था। और ठीक है, राखी दिवस के रूप में और शोक दिवस के रूप में मनाया, तो ठीक है। अगला इसमें हो सकता है कि बंगाल विभाजन जब हुआ तो उससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम जो थे वो सब बंगाल प्रेसिडेंसी में आते थे। और बंगाल विभाजन पे आगे चल के जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो बहुत विरोध हुआ। इस विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार ने कमेटी गठित किया जिसका नाम था अरुणडेल कमेटी। अरुणडेल कमेटी, इस कमेटी ने 1908 में अपनी सिफारिश दिया था, 1906 में इसका गठन हुआ था। और इसी कमेटी के आधार पर 1911 में जब तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो उसी दिल्ली दरबार के आयोजन में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक है। और इसी दौरान जो आपके किंग जॉर्ज पंचम थे, वे रानी मेरी, ये सब जो थे उसी समय जनगण मन पहली बार गाया गया था, जिसको लेकर आगे चल के बड़ा विवाद भी हुआ। वो रहा। चलिए अगला है इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारत में और विदेशों में जो हुआ है, जैसे होम रूल लीग आंदोलन हो गया, ठीक है, जैसे क्रांतिकारी आंदोलन हो गया, जैसे मेरठ षड्यंत्र हो गया, वामपंथी आंदोलन हो गया, ये सब। अगला है आपका गांधीयन मास मूवमेंट्स, गांधी जी का जो आंदोलन है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, जिसमें आपका आइडियोलॉजीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ जस्टिस पार्टी है। तो गांधीयन मास मूवमेंट में जैसे पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह पे आप लिखिए 150 शब्द में, या आपको कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदानों पर चर्चा कीजिए। अगला पूछ सकता है असहयोग आंदोलन या असहयोग कार्यक्रम और उसकी नीति और उसके परिणामों का उल्लेख कीजिए। या सकता है गांधी का जो पैसिव रेजिस्टेंस है, गांधी का वो क्या है। गांधी का आपका आ सकता है सिविल डिसओबीडियंस का सिद्धांत, गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। हाँ, तो ये सब आप बता सकते हैं। गांधीवाद क्या है आ सकता है। गांधी पे हमने एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाया है, उस पर आप देख सकते हैं गांधीज्म पे, जिसे गांधीवाद क्या है, स्वदेशी क्या है, स्वराज्य क्या है गांधी का थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
गांधी का न्यासिता का सिद्धांत जिसे कहते हैं थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप क्या है, उसके गांधी का फिर वो आपके सत्य और अहिंसा का सिद्धांत क्या है, गांधी जी का आपका माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या है, गांधी का हिंद स्वराज्य क्या है, ये सब हमने एक वीडियो बनाया है जिसे आप जब डालेंगे गांधीज्म बाय आनंद पांडे तो आपका उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें से पूरा गांधी के विचार हैं, गांधी के सिद्धांत हैं। तो गांधी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधीवाद शब्द का प्रयोग देवदेव गांधी ने पहली बार 1931 के कराची अधिवेशन में किया था, जब गांधी जी का व्यापक विरोध हुआ क्योंकि भगत सिंह जी और जो सुखदेव राजगुरु को न बचाने का पूरा ओनस जवाबदेही जो है वो गांधी जी पे आरोपित कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया। और गांधी को गो बैक और गांधी को काले झंडे दिखाए गए, गांधी गो बैक कराया दिया गया। तो उसी समय गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। यद्यपि गांधी जी हमेशा गांधीज्म को नकारते हैं। गांधी जी ने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई विचारधारा नहीं है, तो गांधीवाद जैसी विचारधारा पे वो नकारते रहे ओवरऑल। चलिए, तो उसमें आप देखिए तो काफ़ी डिटेल हमने पढ़ाया है। हमने बताया है कि गांधी का कौन कौन सा सिद्धांत, असहयोग आंदोलन कहाँ से लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से लिया, किस किताब से लिया गया है, सारे सिद्धांत हमने गांधी पे डिटेल दिया है। चलिए अगला, जस्टिस पार्टी, लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, वामपंथी आंदोलन, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, उसमें आपका है रिहेबिलिटेशन आफ्टर पार्टीशन, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रजवाड़ों का विलय, कश्मीर समस्या, नागपुर समस्या, मैसूर की समस्या, जो हैदराबाद की समस्या, हैदराबाद में जो आपका वंदे मातरम आंदोलन हुआ वो क्या था, हैदराबाद में सेना ने जो मार्च किया जिसे आप कहते हैं ऑपरेशन पोलो, वो क्या था। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके बन सकते हैं। ठीक है, अगला, है द कश्मीर क्वेश्चन, कश्मीर समस्या, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी and the police, economic policies of the planning process, linguistic reorganizations of the states, भाषाई आधार पे जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स। ठीक है, भारत की वैदेशिक नीति, इनमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा है। ठीक है, हम एक दिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखा देंगे, और अगर आप चाहेंगे तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। काफ़ी लोगों को हमने सिलेबस और बहुत सारे कंटेंट भेजे हैं। वो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9336 52 18। ठीक, 9336 525218, डॉक्टर आनंद पांडे। चलिए आगे चर्चा फिर करेंगे। अब आते हैं कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री कंसेप्ट्स, आइडियाज एंड टर्म्स है। विश्व इतिहास की कुछ शब्दावलियां हैं जो शब्द आपके सिलेबस में रखे गए हैं। इनमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो सबसे ज़्यादा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से 25 करना है उसमें आ सकता है, श्योर आएगा ही। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा 75 वर्ड्स में। इसमें इन शब्दों की कमांड कीजिएगा, और अगर ये सब तैयार रहेगा तो आप इन चीज़ों को जो 150 वर्ड्स के क्वेश्चन लिखेंगे, जो आप 400 वर्ड्स के क्वेश्चन लिखेंगे, उनमें भी इनको आप डाल सकते हैं। जैसे पहला है प्री हिस्ट्री, पहला शब्द है प्री हिस्ट्री। ठीक है, इसका मतलब होता है प्राग इतिहास या प्राग का इतिहास। प्राग का मतलब होता है पूर्व, इतिहास से पहले। प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग पहली बार अंग्रेजी में 1857 में डेनियल विल्सन ने किया था, और यह मानव सभ्यता का वह कालखंड है जिस कालखंड में मानव प्राकृतिक परिवेश में रहता था। मानव प्रकृति के सहचारी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। एंड यह एज अगर पॉलिटिकल साइंस में देखा जाए तो इट रिसेंबल्स जस्ट लाइक द नेचुरल स्टेज ऑफ रूसो। यह रूसो की प्राकृतिक अवस्था के समान है। एंड इन द थॉट्स ऑफ कार्ल मार्क्स इट इज जस्ट लाइक द प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ठीक है, द एज ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स के विचार में आदिम साम्यवाद का दौर है। और प्रागैतिहासिक
मतलब आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, अगर इतिहास में देखा जाए मानवीय समाज की संरचना के दृष्टिकोण से, उसके विकास के दृष्टिकोण से, तो यह कालखंड प्राकृतिक अवस्था का काल या प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एरा है। ठीक है, तो ये बता सकते हैं आप। यह कालखंड ऐसा है जिसमें मानव फूड गैदरर था, खाद्य संग्राहक था, मानव जो था नोमैडिक था, मानव घुमक्कड़ था, यायावर था, टू रोम एमलेसली अनावश्यक घूमता था, मानव जो था पूरी तरह से हंटर था, शिकारी था, खाद्य संग्राहक था, मानव ही वॉज टोटली अननोन ऑफ एनी काइंड ऑफ यूज ऑफ द मेटल्स, यह धातुओं से अनभिज्ञ था। ही वॉज अननोन टू स्क्रिप्ट्स, वह लिपि से भी अनभिज्ञ था। बट ओनली ही वॉज यूजिंग द स्टोन टूल्स, वह केवल पाषाण या पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन संस्कृतियों का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रागैत जिसे कहते हैं स्टोन एज कल्चर। स्टोन एज कल्चर में पैलियोलिथिक कल्चर मतलब आपका पूरा पाषाण काल, जिस शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक ने प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है। दूसरा आपका है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक शब्द का पहली बार प्रयोग हार्डर वेस्ट्राप ने किया है। जबकि तीसरा है न्यूलिथिक। न्यूलिथिक शब्द का भी प्रयोग पहली बार जॉन लुबाक ने अपने प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है। याद रखिएगा, प्री हिस्टोरिक टाइम्स जॉन लुबाक की है और प्री हिस्टोरिक इंडिया आपका स्टुअर्ट पिगट की किताब का नाम है। ठीक है, तो मतलब ये सब भी आप बता सकते हैं। चलिए अगला है ह्यूमनिज्म मतलब मानवतावाद। मानवतावाद आप जानते हैं विश्व इतिहास में अगर देखा जाए तो मानवतावाद के संदर्भ में कहा जाता है कि सबसे पहले जो दस्तावेज मानव के अधिकार, मानव के कर्तव्य, मानव की नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और उसको सम्मान से जीने के लिए कुछ आचार विचार जो नियम कानून प्रतिपादित किए गए, इन्हें कहते हैं मानव अधिकार। ठीक है, और इसी से जुड़ा है मानवतावाद। तो मानवतावाद जो है मानव के अधिकारों, उसके कर्तव्यों के संयुक्तिकरण की एक प्रक्रिया है, एक अवधारणा है, एक प्रोसेस है, एक जो है आइडियोलॉजी है, जिसमें मानव के अधिकार कर्तव्य आदि होते समाहित होते हैं। इसमें इस क्षेत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण काम किया शुरू में उन्होंने किया था इरास्मस ने। इसीलिए इरास्मस को मानवतावादियों का राजकुमार भी कहता है। ठीक है, ही इज नोन एज द प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट्स। मानवतावादियों का राजकुमार भी कहते हैं किसको? इरास्मस को। मानवतावाद पे जो मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ पहला जो चार्टर आया था वह आया था आपका 1215 में, जिसका नाम था 12 आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट। 12 आर्टिकल्स ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक, ये मानवतावाद को लेके। चलिए अगला है बरियल प्रैक्टिसेस मतलब होता है दफनाने की विधाएं। प्राचीन काल में मानव सभ्यता का जब क्रमिक विकास हुआ तो मानव ने क्या किया था? शुरुआती दौर में जो अपने परिजनों के मृत शरीर को जिस प्रकार से प्रिजर्व करता था, जिस प्रकार से दफनाता था, बरीड करता था, उसी से जुड़ा हुआ है बरियल सिस्टम। बरियल प्रैक्टिसेस में विश्व में अगर देखा जाए तो मिस्र की सभ्यता में जो आपके पिरामिड्स हैं ये महत्वपूर्ण हैं, जिसमें मम्मी के माध्यम से विभिन्न पिरामिड्स के अंतर्गत जो मिस्र के राजा होते थे जिनकी बात होती थी फैरो मतलब फराओ। ठीक है, ये जो होते थे इनको प्रिजर्व करके, इनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है। ये माना गया है कि एक पालौकिक सत्ता के प्रति आस्था है कि भविष्य में हो सकता है ये फिर से इनका रिबर्थ हो जाए। कहा जाता है, बर्नी लिखता है, कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी रक्त बहाने का उतना ही दोषी है जितना कि फैरो ने कभी बहाया होगा। तो फैरो से भी ज़्यादा उसने बहाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फैरो या फराओ, ठीक है, इसे फैरो या फराओ जो होते हैं वहाँ के राजाओं की बात होती थी मिस्र के। जब अलेक्जेंडर ने मिस्र को जीता था तो उसने एक बात हायर किया था, उसकी बात थी फैरो ऑफ इजिप्ट। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर की बात थी फैरो ऑफ इजिप्ट। ओके, चलिए तो बरियल प्रैक्टिस में जो मम्मी है, सबसे पहली जो मम्मी मिली है विश्व में वो है इंकाक्युआ से मिला है। इंकाक्युआ गुफा क्षेत्र है, वहाँ से मम्मी प्राप्त हुई है। और याद रखिएगा मानव मम्मी में अगर देखा जाए तो मम्मी में सर्वाधिक संख्या यद्यप मानव की मिलती है, लेकिन भारी मात्रा में पशुओं के भी मम्मी प्राप्त होते हैं। और पशुओं में सबसे ज़्यादा मम्मी जो मिली है वह बिल्लियों की मिली है, कैट्स की। क्योंकि जो प्राचीन में मिस्र में आदि वहाँ पे जो वहाँ की देवी थी स्थितिरा, प्रसिद्ध प्रमुख देवी थी, उनकी जो सवारी होती थी वो बिल्ली होती थी, कैट। इसीलिए बिल्ली को वो लोग बहुत ऑस्पिशियस मानते थे। हाँ, और इसीलिए बिल्लियों को भी प्रिजर्व करके रखा गया है।
चलिए अगला। और उसके बाद तो पिरामिड्स आप जानते हैं, पिरामिड जिसमें सबसे फेमस आपका है खुफू का पिरामिड बड़ा फेमस है, उसके बाद मैक्सिको का पिरामिड बहुत फेमस है। ठीक है, तो अलग अलग पिरामिड्स जो हैं, जो विश्व के 7 आश्चर्यों में पिरामिड्स सबसे प्रमुख आते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पिरामिड्स का विकास हुआ है। चलिए अगला है इनलाइटेंड डिस्पोटिज्म। इनलाइटेंड का मतलब होता है आपका इनलाइटेंड डिस्पोटिज्म, डिस्पोटिज्म का मतलब होता है निरंकुशतावाद, और इनलाइटेंड प्रबुद्ध निरंकुशतावाद। प्रबुद्ध निरंकुशतावाद क्या होता है कि ऐसी विचारधारा जो यह मानती है कि शासन प्रशासन या राज्य निरंकुश हो सकता है या राजा निरंकुश हो सकता है, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है, लेकिन चूंकि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, चूंकि वह इसका हेड है और उसकी जो सत्ता होती है वह ईश्वर से प्राप्त होती है, वह ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, वह नियाबत खुदाई होता है, जिले इलाही होता है। ठीक है, इसलिए और हीगल के शब्दों में वह ईश्वरीय यात्रा का अंतिम प्रतिबिंब होता है, वह ईश्वरीय यात्रा का प्रतीक होता है, वह ईश्वर की इच्छाओं के अभिव्यक्त होता है, वह सार्वभौमिकता का प्रतिबिंब होता है। इसीलिए उससे अपेक्षा कहता है उसे आदर्श मानव होना चाहिए, उसे अपने अधिकारों का प्रयोग मानवता के हित में, लोक हित में करना चाहिए, और उसे अपने नैतिकता, अपने बुद्धि और विवेक का पालन करते हुए राष्ट्र के कार्यों का संपादन करना चाहिए। इसी को कहते हैं कि शासकीय निरंकुशता और उसकी स्वेच्छाचारिता पर प्रबुद्धता, बौद्धिकता, रेशनैलिटी का आरोपण करना, ताकि माना जाए कि शासक को बौद्धिकता से, नियम कानून से और बुद्धि और विवेक के माध्यम से शासन संचालित करना चाहिए। इसी को कहते हैं प्रबुद्ध निरंकुशतावाद। जैसे प्राचीन भारत में देखा जाए तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो भी प्रबुद्ध निरंकुशतावाद को सपोर्ट करता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके बाद आपके मध्यकाल में जी बलबन प्रबुद्ध निरंकुश शासक था, अलाउद्दीन खिलजी प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। इसीलिए बलबन कहता है बुगरा खान से कि सल्तनत तब तक सुदृढ़ रह सकता है जब तक आम जनता के बीच में राजत्व के प्रति सहानुभूति बनी रहेगी। राजत्व माने थियरी ऑफ किंगशिप, राजा, राज्य और प्रजा के बीच के अंतर संबंधों को व्यक्त करने वाली सिद्धांत विचार को कहते हैं थियरी ऑफ किंगशिप। ठीक है, और वो कहता है, अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि सरा या शरीयत में, इस्लामिक कानून मतलब सरा या शरीयत में क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं राज्य के लिए जो अच्छा समझता हूँ वह करता हूँ, और क़यामत के दिन पे मेरा क्या होगा मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। फिर कहता है कि मैंने न कभी कुरान पढ़ी है, न मैं 5 बार का नमाज पढ़ता हूँ, फिर भी मैं सच्चा मुसलमान हूँ। ये काजी मुगुस्सिद्दीन से कहा गया उसका कथन है, जो जन कल्याण की भावना और शासकीय निरंकुशता से बढ़कर एक प्रजा हितैषी शासक के रूप में उसको उल्लिखित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। जैसे जब आप आगे चल के देखते हैं, दादा भाई नौरोजी का कथन है कि राजा प्रजा के लिए होता है, न कि प्रजा राजा के लिए। ये सिविल क्वेश्चन आया है, दादा भाई नौरोजी का कथन है राजा प्रजा के लिए होता है, न कि प्रजा राजा के लिए। और कौटिल्य कहता है प्रजा हितम राजा, प्रजा के हित में जो हो राजा को वह करना चाहिए, जो राजा के हित में हो वह नहीं। ठीक, तो बहुत सारे आइडियोलॉजीज हमारे पास यहाँ पे दिखाई देती हैं। औरंगजेब कहता है किंगशिप नोज नो किंगशिप, किंगशिप नोज नो किंगशिप, कहता है राजत्व भाईचारे को नहीं मानता, इसीलिए कोई इसका भाई नहीं होता है। ठीक है, कोई भाई भतीजा नहीं होता है। और इब्राहिम लोदी कथन है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, इब्राहिम लोदी कथन है। औरंगजेब का है किंगशिप नोज नो किंगशिप, राजत्व भाईचारे को नहीं मानता। ठीक है, तो बहुत सारे आइडियोलॉजीज हैं, बहुत सारी इसके संदर्भ कहानियाँ हैं, जिसपे जजाओं का युद्ध हुआ, बहुत फेमस कहानियाँ हैं, बहुत सारी इसपे इतिहास है। ओवरऑल तो मतलब राजत्व जो है वो है, जब खुसरो ने विद्रोह किया तो जहांगीर कहता है सलीम कि ये कुछ मूर्ख लोग हैं जो सत्ता पे अधिकार करना चाहते हैं, जबकि वो ये नहीं जानते हैं कि राजत्व सबके लिए नहीं है। वो आगे कहता है कि राजा का न कोई पुत्र होता है न कोई दामाद होता है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारे हैं। औरंगजेब का बड़ा फेमस कथन है, वो कहता है बादशाहों और पानी का एक जगह स्थिर रहना अच्छा नहीं होता है, बादशाहत नष्ट हो जाती है और पानी सड़ जाती है, पानी में सड़न आ जाती है। ठीक, चलिए आगे।
तो हमने चर्चा किया इनलार्टेड डेस्पोटिज्म की बात किया, ठीक है। चलिए अगला विश्व के संदर्भ में हेनरी अस्टम बहुत बड़े प्रबुद्ध कुशासक माने जाते हैं। जब आगे चल के माओइज्म का विकास हुआ चाइना में, माओवाद का, तो वहाँ पे जब जादव जियांग थे, उनकी एक थ्योरी है मास लाइन कम्युनिकेशन। यूजीसी का क्वेश्चन है मास लाइन कम्युनिकेशन, या मेरे बड़े मास लाइन कम्युनिकेशन। वो कहते हैं मास लाइन कम्युनिकेशन में कि राज्य को कोई भी नियम कानून प्रतिपादित करने से पूर्व आम जनता का सहमति ले लेना चाहिए, आम जनता में इसका रेफरेंडम करा लेना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए, जनमत संग्रह करा के फिर उन निर्णयों को राज्य के ऊपर आरोपित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जबकि ऐसा होता नहीं है। सब हर जगह पूरे विश्व में लोकतंत्र की बात होती है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र जल्दी कहीं मिलता आपको नहीं है। चलिए आगे, मदर गॉडेस। मदर गॉडेस का मतलब है मातृशक्ति। मातृशक्ति, मातृदेवी के प्रति जो अवधारणा है उसे कहते हैं मदर गॉडेस। प्राचीन विश्व में न केवल भारत बल्कि विश्व के इतिहास में अगर देखा जाए तो जो मानवता का विकास हुआ, जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, जो ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटी है, अगर देखा जाए तो वह मुख्यतः जो वीमेंस होती हैं, जो आपके मदर होती हैं, उनके माध्यम से जाए। जो इसीलिए चूँकि जो महिलाएं होती हैं वह इस संसार का कर्ता धर्ता मानी जाती हैं, इस संसार के ओरिजिनेटर पावर मानी जाती हैं। इसीलिए जो विभिन्न प्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको विभिन्न संस्कृतियों में उनकी पूजा की गई, उनका धार्मिक स्वरूप स्थापित किया गया, उनको एक धार्मिक मान्यता दिया गया। और भारत सही चाहे हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे बहुत सारी जगह पे जो आपके विभिन्न प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके पूजा करने के साथ मिलते हैं। प्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से बीज निकलता हुआ दिखाई देता है, जो उनकी उर्वरता, उनकी फर्टिलिटी को दर्शाता है, जो उनके ओरिजिनेटर पावर को भी दर्शाता है। इसी से जुड़ा हुआ है मदर गॉडेस की पूजा। मदर गॉडेस में जो मातृशक्ति मानवता के उद्भव विकास से जोड़ कर देखा गया। और विश्व में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में मातृदेवी की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, सबसे पहले वहाँ मिलते हैं। अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए, क्वेश्चन कई बार आया है, तो भारत में सबसे पहली बार जो अपर पैलियोलिथिक एज है, मतलब उच्च पूर्व पाषाण काल है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का जगह है हथनोरा, ठीक है, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, बल्कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो बेलन घाटी है, ठीक है, बेलन घाटी है आपका मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद का क्षेत्र है। तो यहाँ पर बेलन जो है सोन की सहायक नदी है। तो बेलन नदी के क्षेत्र में यह आपका जो क्षेत्र है यह विंध्य पर्वत का क्षेत्र है। यहाँ पर अपर पैलियोलिथिक एज में एक हड्डी की मातृदेवी मिली है जो कि लगभग 10.5 सेंटीमीटर है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में रखी गई है, एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो यह हड्डी की एक ऐसी ही नारी मूर्ति है। इस मूर्ति को हम मातृदेवी की मूर्ति मानते हैं, जो भारत में प्राचीनतम मातृदेवी की मूर्ति मानी जाती है। तो एक तो ये है। दूसरा देखिए, अगर हड़प्पा सभ्यता में जाएं तो हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं कि जो प्री हड़प्पन साइट्स हैं उसमें जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है दैमाबाद, जो प्रवरा नदी पे स्थित है, यहाँ से हमको मदर गॉडेस के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे गणेश पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। और इसी के साथ प्री हड़प्पा साइट, हड़प्पा से पूर्व प्राक हड़प्पा में पाकिस्तान में स्थित जो बलूचिस्तान है, पहले तो पंजाब था भारत का, तो वहाँ पे एक संस्कृति है, कुल्ली है, नाल है, झाप है। और बलूचिस्तान में एक जगह है राणा घुंडई, एक जगह है पेरियानो घुंडई और एक जगह है मुगल घुंडई। तो राणा घुंडई से हमारे पास घोड़े के दांत मिले हैं, और राणा घुंडई से जो है हमारे पास यहाँ पे लिंग पूजा के साथ मिलते हैं। मतलब आपके हैं कि मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेन प्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ वहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे जो प्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिले हैं वो टू टाइप्स हैं। दे आर इन 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फाइलिक एंड सेकंड इज बिटल्स, ओके। और दूसरा जो पेरियानो घुंडई है, पेरियानो घुंडई से हमको बहुत सारे वीमेन प्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ मिलते हैं, यौन पूजा के साथ मिलते हैं, ठीक है। तो ये मिलते हैं। और इसी के पास एक जगह है कुल्ली नालो झाप। यहाँ पे जो कुल्ली है, कुल्ली से रौद्र रूप में नारी मूर्तियाँ मिलती हैं। नारी मूर्तियाँ, मिट्टी की पकाई गई मूर्तियाँ, ये कहते हैं मूर्तियाँ, ठीक है। टेराकोटा, तो टेराकोटास जो होते हैं हमको यहाँ पे प्राप्त होते हैं आपके
कुल्ली से। तो मतलब बहुत सारी जगह से हमारे पास मिलती थी। हड़प्पा में माता देवी की मूर्ति, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कई जगहों से हमको माता देवी मदर गॉडेस के साथ मिलते हैं। और इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था एक मैट्रिआर्कल सोसाइटी था, मतलब मातृसत्तात्मक पारिवारिक पद्धति थी, ये साक्ष्य मिलता है। इसी तरह आपके अगर हम देखें तो कैलकुलिथिक एज में ताम पाषाण कालीन स्थिति में महाराष्ट्र की जगह है इनाम गांव। महाराष्ट्र के इनाम गांव से बहुत सारी सिरकटी नारी की मूर्तियाँ मिलती हैं। सरकटी जिसका सर नहीं है, सरविहीन है, तो हेडलेस जो है विमेन टेराकोटास हैं, तो वो बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। और महाभारत में सरकटी देवियों को में एक देवी का उल्लेख बार बार हुआ जिनका नाम है देवी विशिरा। तो ऐसा मतलब होता है कि एक पौराणिक उल्लेख भी मान सकते हैं। एक जो महाकाव्यिक उल्लेख है वह भारत की एंटिक्विटी को भी दर्शाता है। जो मदर गॉडेस की जो वर्शिप सिस्टम ऑफ द मदर गॉडेस है उसकी भी एंटिक्विटी को यहाँ पे व्यक्त करता है। तो वो सब साक्ष्य हमारे पास ढेर सारे मात्रा में आपके हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। ठीक, तो मदर गॉडेस हो गया। अगला हुआ डिवाइन राइट्स। इसका मतलब होता है दैवीय अधिकार। तो दैवीय अधिकार का मतलब होता है, ये माना गया कि प्रत्येक मानव को कुछ दैवीय अधिकार हैं, क्योंकि सदस्य मानव जो है वह समान रूप से उसका उद्भव और विकास हुआ है। तो प्रकृति के सापेक्ष, ईश्वर के सापेक्ष सब समान हैं और इसलिए किसी से भेदभाव नहीं कर सकता है और सबको समान अवसर, समतावादी सामाजिक परिवेश मिलना चाहिए। यही आपके कहलाता है आपके डिवाइन राइट्स, दैवीय अधिकार। ठीक है, तो डिवाइन राइट्स जो होते हैं वहीं से जुड़ी हुई संकल्पना है। लॉ कोड्स, इसका मतलब होता है कि जो कानून संहिता या विधि संहिताएं। विधि संहिता का मतलब होता है कि जो प्रशासन के मुख्यतः जो 3 प्रमुख अंग हैं किसी भी राज्य या समाज को या गवर्नमेंट को चलाने के लिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसमें इनसे जुड़े हुए बहुत सारे नियम कानून बनाए जाते हैं जिनको लिपिबद्ध कर दिया जाता था, कंपोज कर दिया जाता है। यही कहलाते हैं विधि संहिताएं, लॉ कोड्स। तो लॉ कोड्स चाहे रेवेन्यू सिस्टम से हो सकते हैं, लॉ कोड्स से दीवानी हो सकते हैं, लॉ कोड्स फौजदारी हो सकते हैं, लॉ कोड्स मानवीय अधिकार के लिए हो सकते हैं, लॉ कोड्स हिंदुओं के लिए हो सकते हैं, हिंदू लॉ कोड, मुसलमानों के लिए हो सकते हैं, मुस्लिम लॉ कोड। ठीक है, जैसे कॉर्नवालिस ने बनाया कॉर्नवालिस कोड्स। हाँ, जैसे प्राचीन काल में मनुस्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति, मिताक्षरा का स्कूल ऑफ थॉट, उसके बाद आपका जो ये सब है, और उसके बाद इस्लाम में आपका शरीयत है, शरा है। ये सब जो है एक प्रकार के नियम कानून और विधि संहिता के रूप में माने जाते हैं, जो कि प्राचीन काल में इन्हीं के माध्यम से नियम कानूनों का संचालन होता था और समाज इन्हीं के माध्यम से चलता था। अगला है सुप्रीमेसी ऑफ चर्च। चर्च की सुप्रीमेसी जो है यह यूरोपीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। प्राचीन काल में आप देखे होंगे कि जो यूरोपीय संस्कृति में चर्च का बहुत बड़ा महत्व था। इट वॉज जस्ट लाइक द सेंट्रल फिगर ऑफ द होल सोसाइटी। और पूरी सामाजिक जो अवधारणा थी वो कहीं कहीं चर्च की पेरिफेरी में, चर्च की पेरिफेरी या पेरिफेरी में ही घूमता था, उसी के चारों तरफ घूमता था। चर्च एक सर्वोच्च सत्ता का प्रतिनिधित्व करता था। चर्च जो था पूरी तरह से समाज को गवर्न करता था। इसीलिए आप देखे होंगे कि इटली में जो राजा होता था वो पूरी इटली का राजा था, लेकिन जो इटली की राजधानी रोम थी वहाँ का राजा माना जाता था पोप, जो कि ही वाज द हेड ऑफ द चर्च, जो कि चर्च का प्रमुख होता था। और चर्च केंद्रित जो समाज होता था, चर्च का इतना प्रभुत्व होता था कि वहीं से एक अवधारणा जिसे कहते हैं पेपसी, PAPACY, पेप्सी माने होता है चर्च केंद्रित समाज। ठीक है, पेप्सी PAPACY। ठीक है, तो पेप्सी का चर्च इतना ज़्यादा प्रबुद्ध हो गया कि समाज के हर क्षेत्र में चर्च का इंटरफेरेंस बढ़ने लगा और धीरे धीरे समाज में इसी के कारण रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कंजर्वेटिज्म, ऑर्थोडॉक्सिटी, बहुत सारे अतिवादी विचार जो एक्सेसिव थॉट्स होते हैं, इनका बहुत तेजी से विकास हुआ। यहाँ तक कि जब लियो दसम राजा हुए, लियो दसम, उनके समय में क्या किया गया कि कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति चाहे जितना बड़ा अपराध कर ले तो वह चर्च से जाकर पापमोचक पत्र खरीद ले। ठीक है, पापमोचक पत्र जिसे कहते हैं लेटर ऑफ इंडल्जेंस, INDULGENC, लेटर ऑफ इंडल्जेंस, पापमोचक पत्र। इन पत्रों खरीद लीजिए, किसी की हत्या कर लिए हो, कुछ कर दिए हो तो जाके चर्च में कन्फेशन कर लीजिए और इतने जितना वो लोग बताएं
उतना लेटर खरीद के ले जाइए चर्च से, वहीं जमा कर दीजिए और आपको पाप से मुक्त हो जाएगी। और वो लेटर वो लोग फिर अपना उठा के ले जाके रख लेंगे, अगला लोग आएगा तो उसके लिए काम उसको फिर दे देंगे। मतलब एक प्रकार से ये जो लेटर ऑफ इंडल्जेंस की शुरुआत हुई, इसके माध्यम से धीरे धीरे और ज़्यादा समाज जो है रूढ़िवादी होता गया, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ते गया, चर्च में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार आगे चल के बढ़ गया कि इन्हीं के खिलाफ आंदोलन हुआ, जिसे कहते हैं प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। मतलब होता है आपका धर्म सुधार आंदोलन, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। और जब इनके प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा और इनकी सत्ता पे कुछ प्रॉब्लम आने लगी, सत्ता पे जब इनको भय होने लगा सत्ता के जाने का, तो इन लोग इतने चालाक थे, इन्होंने जब उन्हें जनता के दबाने के लिए, उनकी भावनाओं को दबाने के लिए, उनकी प्रतिस्पर्धा को दबाने के लिए इन लोगों ने चर्च में कुछ सुधार प्रस्तावित किए कि हम चर्च में ये परिवर्तन या सुधार कर रहे हैं। इसे कहा गया एंटी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। तो एक आपका हो गया धर्म सुधार आंदोलन, दूसरा हो गया प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। इसे कहते हैं प्रोटेस्टेंट मूवमेंट एंड एंटी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। याद रखिएगा, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चर्च के खिलाफ था और एंटी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट क्या था कि चर्च द्वारा अपने में सुधार रिफॉर्मेशन के लिए कुछ प्रस्तावित जो कदम थे, उसे कहा गया, जो प्रस्ताव थे उसी को कहते हैं एंटी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। सोचिए पूरे विश्व में इनके खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन हुआ और ये लोग कहते हैं भारत जैसे देशों का शासन थियोक्रेटिक रहा है, धर्म केंद्रित रहा है, भारत जैसे देशों में लगातार शोषण हुआ है, वर्ग संघर्ष की भावना नहीं है। मार्क्स कहते हैं एशियाई समाज जो है, एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन में जब वो कहते हैं थियोरी ऑफ एशियन डिक्टेटरशिप, उसमें कहते हैं कि एशियाई समाज जड़हीन है, स्पंदनहीन है, पर कन्वेंशनल है, परंपरावादी है, रूढ़िवादी है, ऑर्थोडॉक्स है, अंधविश्वासी है, वर्ग संघर्ष विहीन है। ठीक है, तो और जबकि सोचिए इनका समाज, खुद यूरोपीय समाज ऐसा है जिनके खिलाफ विश्व में सबसे पहले इतना बड़ा आंदोलन खुद हो गया, और जहाँ पे सोचिए कि चर्च की सत्ता और चर्च के भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन आपका प्रोटेस्टेंट मूवमेंट पहले हुआ है। ठीक है, वो लोग विश्व को बता रहे हैं कि शासन प्रशासन हमारे यहाँ था और भारत जैसे देशों में शासन प्रशासन नहीं था। ये लोग एथेंसियन डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि एथेंस में विश्व में सबसे पहले डेमोक्रेसी आया, जबकि एथेंस से पहले वज्र संघ में डेमोक्रेसी आई है। वज्र संघ पूरे विश्व का प्रथम रिपब्लिकन स्टेट है। ठीक, तो बहुत सारा ऐसा है जो इतिहास में लिखा नहीं गया, क्योंकि एक सबल्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री कहता है कि नॉलेज इज अ पावर, ज्ञान में शक्ति होती है। यूरोपियों के पास क्या था? नॉलेज था, ज्ञान था शुरू में, और उन्होंने उसका क्या किया कि उस शक्ति के माध्यम से ज्ञान को पावर, एक पावर बेस्ड नॉलेज सिस्टम में बदलकर पूरे विश्व का इतिहास अपने मन से लिख दिया। पूरे विश्व का इतिहास अपने मन से लिखकर और पूरे विश्व में मानवता का जितना काम था सब अपने हाथ में ले लिया। कहा मानवता सब हमारे यहाँ निकली है, सभ्यता संस्कृति हमारे यहाँ है, और विश्व के अन्य देश जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स हैं, रूढ़िवादी है, ये है वो है, सब कह दिया। इस पर चर्चा करेंगे भी। सब हमने सब पढ़ा है, आप देख सकते हैं जितना टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म, हर चीज़ मैंने पॉइंट वाइज पढ़ा है। आप इस पॉइंट्स को भी यूट्यूब पे डालिएगा, हमारा नाम डालिएगा, आ जाएगा। टर्मिनोलॉजी पढ़ा हूँ। अगर अगला है एथेंसियन डेमोक्रेसी। हमने कहा कि यूरोप वालों का मानना था कि डेमोक्रेसी जो है सबसे पहले विश्व में एथेंस में आया है, इसीलिए इसे एथेंसियन डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। और एथेंस जो था एक नगर राज्य था, मतलब सिटी स्टेट था, मतलब ऐसा राज्य की अवधारणा जो राज्य प्रारंभिक दौर में नगर से बड़े नहीं थे, इन्हें कहते हैं सिटी स्टेट। ठीक है, सिटी स्टेट आया, फिर आया राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट की संकल्पना। ठीक है, नेशन स्टेट की संकल्पना आई, फिर इसी में आया राष्ट्रीयता का दहलीज सिद्धांत, फिर आया आपका राष्ट्रीयता का आत्मनिर्धारण सिद्धांत, मिलोमेजनी का सिद्धांत है कि थ्रेशोल्ड थियरी ऑफ नेशनलिज्म, और दूसरा है आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा हमने आपको पढ़ा है, वहाँ से भी आपको देख सकते हैं। चलिए अगला, तो हमने भी चर्चा किया कि इनसे पहले डेमोक्रेसी हमारे यहाँ वज्र संघ में खुद था। ठीक है, लेकिन अब ये लोग चूँकि औपनिवेशीकरण किए, कोलोनिज्म के तहत पूरे विश्व में जहाँ जहाँ आए वहाँ का इतिहास खुद लिख दिया, तो अच्छी अच्छी बातें सबका श्रेय खुद ले लिया। अगला है हॉली रोमन एम्पायर। इसका मतलब होता है रोम में जो प्राचीन रोमन इतिहास था उसमें जो प्राचीन राजवंश थे उन्हें कहते हैं हॉली रोमन एम्पायर, पवित्र रोमन साम्राज्य, इंपीरियल रोम, साम्राज्यिक रोम। ये सब आपके लिए जरूरी नहीं है, आप इसमें जरूरी है अगर तो एक आ सकता है, जिससे क्वेश्चन हो सकता है निम्नलिखित में मानवतावादियों का राजकुमार किसे कहते हैं, ये आ सकता है।
इसके बाद प्री हिस्ट्री वाला क्वेश्चन आ सकता है, और उसके बाद इसमें से और कुछ तो नहीं लग रहा है। अगला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड सोशल जनरल विल, सामाजिक समझौता सिद्धांत और सामान्य इच्छा का सिद्धांत। ठीक है, तो आप ये जो आपका रूसो का जनरल विल का सिद्धांत है, ये आप हाफ्स रूसो का, ठीक है, और हाफ्स का जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत है ये बता सकते हैं। सामान्य इच्छा और व्यक्तिपरक इच्छा, एक होता है स्वार्थ जनित इच्छा, दूसरा होती है परमार्थ जनित इच्छा, दोनों इच्छाओं को संयुक्तिकरण कहलाता है आपका सामान्य इच्छा, जिसे कहते हैं जनरल विल, वही सिद्धांत है। अगला है प्रमुख है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा अपार्थिड। अपार्थिड का मतलब होता है रंगभेद। ठीक है, अपार्थिड रंगभेद जो है यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, एक महत्वपूर्ण विचारधारा है। रंगभेद का मतलब होता है कि ऐसी विचारधारा, ऐसी पद्धति जिसमें एक लंबे समय तक मानवीय समाज में व्यक्ति के रंगों के आधार पर उनसे विभेद किया गया, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उसे कहते हैं रंगभेद। और रंगभेद को हटाने के लिए जो आंदोलन चला उसे कहते हैं रंगभेद मूवमेंट आंदोलन या अपार्थिड मूवमेंट। रंगभेद की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के फ्रीड टापू से हुआ है। फ्रीड टापू यहाँ से सबसे पहले आपका हुआ है, और उसके बाद यह अमेरिका महाद्वीप, फ्रांस में, अफ्रीका महाद्वीप में, इन सब में यह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। रुडयार्ड किपलिंग ने एक किताब लिखी थी व्हाइट मैन्स बर्डन, ठीक है, श्वेतों का बोझ, उसमें भी आप रंगभेद की प्रवृत्ति को देख सकते हैं। आगे चलकर रंगभेद को समाप्त करने के लिए जिन लोगों ने मुख्यतः प्रयास किया उनमें सबसे पहला नाम आता है आपका आता है लथूली का। सबसे पहला नाम आता है अल्बर्ट जॉन लथूली। लथूली ने अफ्रीका के थे जिन्होंने रंगभेद को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है लेट मी पीपल गो। लथूली का है लेट मी पीपल गो, ये उनका महत्वपूर्ण रचना है। और इसके बाद दूसरा योगदान किया वे हैं मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग इन्होंने महत्वपूर्ण इस पर काम किया। और मार्टिन लूथर किंग जो हैं इन्होंने इतना इस पर काम किया कि इन्हीं के आधार पर आगे चल के भारत में जब दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज में एक समतावादी समाज को स्थापित करने का प्रयास किया, तो दयानंद सरस्वती को अबरार आजम और उत्तर भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। अगले प्रमुख हैं आपके नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका में थे, महत्वपूर्ण है रंगभेद के आंदोलन में जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया। और नेल्सन मंडेला जो थे इनको आगे चल के 1968 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ठीक है, इन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया था, सिविल राइट्स मूवमेंट, और इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मतलब होता है आपका जो नागरिक अवज्ञा आंदोलन है इसको भी चलाया था। तो इनके भी बहुत सारे प्रमुख कार्य रहे हैं जिन्होंने इस संदर्भ में दिया है। तो एक तो आपका यहाँ से भी आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उन्नीस 1968 में नेल्सन मंडेला ने एक कैंपेन चलाया था, ये बड़ा महत्वपूर्ण नोट कर लीजिएगा। वो था आपका पुअर पीपल्स कैंपेन। पुअर पीपल्स कैंपेन इसी के लिए चलाया था, पुअर पीपल्स कैंपेन। ठीक, और इसके बाद अमेरिका में एक लोगों ने और बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था जिनका नाम था रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स, ठीक, तो रोजा पार्क्स जो है उन्होंने रंगभेद पे काम किया। और रोजा पार्क्स जो हैं इन्होंने इनके साथ वही घटना घटित हुई थी जैसे अफ्रीका में मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर कर दिया गया था। वैसे ही जो कि आपका 1893 की घटना है, 7 जून 1893 घटना है जो गांधी जी को मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया था। वैसे ही इनको बस पे नहीं बैठने दिया गया था मांटगोमरी में, वहीं पर उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया जिसे कहते हैं मांटगोमरी बस बाइकाट।
मांटगोमरी बस बाइकाट की घटना। रोजा पार्क्स जो हैं इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स भी कहा जाता है, फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स, और इनको द मदर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट भी कहा जाता है, द मदर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। अमेरिका के इतिहास में रोजा पार्क्स का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो मतलब ये लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस पर काम किया। आगे चल के अगर देखेंगे नस्ल, ठीक है, तो इसी को कहते हैं रंगभेद। अगला थोड़ा सा देखते हैं, राइट ऑफ मैन, मानव के अधिकार की चर्चा कर लिए थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आज हम लोग देखें, इसके बाद हम लोग कल जो है वह फिर अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।